आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की मूवी बहुत रोचक और खास होने वाली है। कृपया अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक कहानी है भविष्य की, जहां हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो दो भागों में बंटी हुई है। एक भाग को ऑफशोर कहा जाता है, जहां सभी अमीर लोग रहते हैं, उनके पास सभी चीजें होती हैं और वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें पूरी आजादी मिलती है। दूसरा भाग गरीबों का है, जहां बहुत से लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है और न ही रहने के लिए अच्छे घर। ये लोग झुग्गियों में रहकर अपनी जिंदगी बिताते हैं और उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा होता है। हालांकि उनके पास अपने हालात बदलने का एक मौका भी है। अगर वे 20 साल के हो जाते हैं तो वे ऑफशोर में जाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए उन्हें एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। ऑफशोर में रहने वाले लोग सिर्फ 3% व्यक्तियों को चुनते हैं जो वहाँ रह सकते हैं। जो लोग चुने नहीं जाते वे फिर से अपने पुराने इलाके में लौट आते हैं और गरीबों की तरह जीवन बिताते हैं। इसलिए हर कोई ऑफशोर जाना चाहता है। और फिर एक घोषणा की जाती है कि 104 प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है, जिसका मतलब है कि पहले 103 प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। अब हम मिशेल नाम की एक लड़की की कहानी देखते हैं। उसने ऑफशोर में शामिल होने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है और अब उसे 20 मिनट के भीतर उस जगह पहुंचना है जहां ऑफशोर का चयन परीक्षा शुरू होने वाली है। वहां 20 साल के रजिस्ट्रेशन के तहत सभी लोग आ रहे हैं। हर किसी के कान के पीछे एक खास डिवाइस लगा है जिसमें लाल रोशनी चमक रही है। ये डिवाइस एक तरह का एंट्री पास है, जिससे उन लोगों को पहचाना जा सके जिन्होंने इस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये डिवाइस ऑफशोर की तरफ से रजिस्ट्रेशन के बाद ही दी जाती है। कुछ समय बाद मिशेल अपनी दोस्त के साथ परीक्षा स्थल पर पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में एक चीफ उनके सामने आता है और सबको बताता है कि चयन पूरी ईमानदारी से होगा, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। वह इस चयन और ऑफशोर के जीवन की अहमियत के बारे में भी बताता है। कहता है कि आप सब में से मात्र 3% लोग ही ऑफशोर में जाएंगे। चीफ की बात खत्म होने के बाद एक महिला आती है जो कि एक नई कर्मचारी है। वह चीफ को बताती है कि वह यहाँ उसके काम की निगरानी के लिए आई है और उसे उच्च अधिकारियों द्वारा भेजा गया है ताकि वह उसकी गलतियों को पहचान सके। चीफ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसी का काम में दखल देना तो एक बात है, लेकिन ऊंचे अधिकारियों की बात उसे नजरअंदाज नहीं करनी थी। इसलिए वो उस महिला से कुछ नहीं कहता। फिर इंटरव्यू का समय आता है, जहाँ कई लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन्हें उसी पुराने जीवन में वापस भेज दिया जाता है। ये इंटरव्यू पास करना बहुत कठिन था। इस दौरान हम मिशेल को देखते हैं, जिसे कई व्यक्तिगत सवालों का सामना करना पड़ता है। मिशेल बताती है कि पिछले साल उसका बॉयफ्रेंड भी इस टेस्ट में आया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। इसका मतलब यही था कि वो ऑफशोर चला गया। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति का कहना है कि ये जरूरी नहीं कि वो ऑफशोर गया हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई हो या उसके साथ कुछ और हुआ हो। फिर वह मिशेल से उसके बॉयफ्रेंड की आखिरी याद के तौर पर उसका नेकलेस उतारने को कहते हैं। मिशेल वह नेकलेस उतार कर दे देती है और अपनी भावनात्मक परीक्षा में सफल हो जाती है। इसके बाद हम मार्को नामक एक लड़के को देखते हैं। उसके परिवार के हर सदस्य ने इस टेस्ट को पास किया और ऑफशोर चले गए थे, इसलिए वो खुद को भी वहाँ जाने के लिए यकीनन योग्य मानता था। मार्को का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था और इसी आत्मविश्वास के चलते उसे भी चुन लिया जाता है। आखिर में एलेक्स नाम का एक लड़का है जो किसी भी हाल में ऑफशोर जाना चाहता है। वह बिना रुके बातें करता रहता है और किसी भी कीमत पर पहले राउंड को पास करने की कोशिश करता है। एक आदमी अपनी बात स्पष्ट करना चाहता है, लेकिन उसकी ये हरकतें इंटरव्यू लेने वाली महिला को पसंद नहीं आती, इसलिए उसे पहले ही राउंड में बाहर कर दिया जाता है। अलेक्स उस समय सोचता है कि ये पूरा सिस्टम ही गलत है और चयन प्रक्रिया भी बहुत खराब है। इस सब के चलते अलेक्स को भी बाहर कर दिया जाता है। फिर हम जुआना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी समझदार और चतुर थी, लेकिन बहुत कम बात करती थी। उसकी इसी समझदारी की वजह से उसे चुन लिया जाता है। बाकी सभी लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे, सिवाय फर्नांडो के, जो अपने पैरों से चल नहीं सकता, लेकिन उसकी हिम्मत और बहादुरी के चलते वो भी पहले राउंड को पास कर लेता है। इस बीच ऑफशोर के लोगों को पता चलता है कि उनके दुश्मन रिबेलियस ग्रुप ने अपने एक व्यक्ति को चुपचाप इस चयन टेस्ट में भेज दिया है। ऑफशोर के लोग जल्दी ही उस जासूस को पकड़ लेते हैं और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। उसे इतना तंग किया जाता है कि वह सारी सच्चाई बता देता है। वह ये भी बताता है कि वहाँ एक और जासूस है जो रिबेलियस ग्रुप को हर पल की जानकारी दे रहा है। इसके बाद हम रिबेलियस ग्रुप को देखते हैं जो ऑफशोर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ग्रुप अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार को गिराना चाहता है। उनका मानना है कि जब सभी लोग समान हैं, तो गरीब लोगों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। सेलेक्ट किए गए लोगों को दूसरे राउंड के लिए एक अलग कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें नंबर के हिसाब से एक लाइन में खड़ा किया जाता है। फिर एक एक करके उनके कान के पीछे की डिवाइस की जांच की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई नकली डिवाइस तो नहीं लगी है। इसी दौरान जुआना की नजर अपने आगे खड़े लड़के राफेल की ओर होती है। वह देखती है कि राफेल के कान में कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि कुछ अलग तरह के स्ट्रेचर्स लगे हुए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि राफेल धोखे से यहाँ आया है। जुआना इस बारे में किसी को नहीं बताती। जब राफेल की बारी आती है तो वो स्कैनिंग टेस्ट पास कर लेता है, यह मानकर कि उसके कान में डिवाइस थी। वहीं
फर्नांडो की स्थिति थोड़ी अलग है। वह फिजिकली अस्थिर होने के कारण ब्लॉक्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। मिशेल उसकी मदद करती है और उसे कई ब्लॉक्स दे देती है, जिससे फर्नांडो भी क्यूब्स बनाने लगता है। समय खत्म होने वाला होता है, लेकिन मिशेल ने अभी तक सिर्फ 8 क्यूब्स बनाए हैं। ये देखते हुए फर्नांडो उसके लिए क्यूब्स बना देता है, जिससे मिशेल के 9 क्यूब्स पूरे हो जाते हैं। राफेल का भी 1 क्यूब्स कम था, इसलिए वह अपने प्रतियोगी से क्यूब्स चोरी कर लेता है और दूसरे राउंड में भी पास हो जाता है। हालांकि इस राउंड में राफेल ने धोखे से जीत हासिल की थी, फिर भी उसे पास कर दिया गया। लेकिन बागी लोग राफेल की बहुत आलोचना करते हैं और उसे गंभीर चोट पहुंचाते हैं। ये देखकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जोआना राफेल के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाती, बल्कि वो उसके पास जाकर कहती है कि उसे मदद करनी होगी, नहीं तो वह अधिकारियों को बता देगी कि वह यहाँ धोखे से आया है। इस बीच हम एक नई कर्मचारी को देखते हैं जो चीफ का काम चेक करने आई है। वह किसी भी तरह से उसके काम में कमी निकालकर उसे निकाला चाहती है, ताकि वो खुद उस पद को हासिल कर सके। दूसरी ओर मिशेल और उसकी दोस्त पर शंका होती है कि वे ऑफशोर की एक कर्मचारी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए अपने साथ ले जाती है और कहती है कि उन्हें बताना होगा कि कौन रिबेलियस ग्रुप से है। अगर कोई नहीं बताता तो दोनों मारी जाएंगी। जब वो कर्मचारी कमरे से बाहर जाती है तो मिशेल अपनी दोस्त से कहती है कि हमें उसे मारना होगा। जैसे ही कर्मचारी वापस आती है, मिशेल की दोस्त उस पर हमला करती है, लेकिन मिशेल खुद ऐसा नहीं करती, क्योंकि वह अपनी दोस्त को बचाकर खुद बचना चाहती थी। मिशेल खुद रिबेलियस ग्रुप की सदस्य थी। उसकी दोस्त मारी जाती है और मिशेल अगले राउंड में चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले साल उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई यहाँ आया था। अब वो उसे देखने के लिए वापस आई है और साथ ही वह ये बताना चाहती है कि गरीबी और अमीरी का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्नांडो के बारे में आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमें उनके अतीत के बारे में कुछ जानने को मिलता है। फर्नांडो को बचपन से ही पैरों में समस्या थी और उनके पिता ने हमेशा इसका ध्यान रखा। उनके पिता ने फर्नांडो को ये यकीन दिलाया कि वो टेस्ट पास कर सकते हैं और जब वो ऑफशोर जाएंगे तो उनका इलाज होगा। तब वो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। इसके बाद फर्नांडो का शारीरिक परीक्षण होता है। डॉक्टर उसके पैरों की जांच करती है और एक सुई से उसे चुभती है, जिससे फर्नांडो पहली बार दर्द महसूस करता है। डॉक्टर का कहना है कि अगर उसे सभी राउंड पास कर लिए और वो ऑफशोर के लिए चयनित हो गया तो वहाँ उसके पैरों का इलाज हो सकेगा और वो चल सकेगा। इसके बाद सभी लोगों को अगले टेस्ट राउंड के लिए एक कमरे में भेजा जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक टेबल पर 4 पुतले रखे हुए हैं, जिनके चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव हैं। हर किसी ने अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग भाव बनाए हैं। सभी को ये टास्क दिया जाता है कि वे इन पुतलों के एक्सप्रेशंस को देखकर बताएं कि इनकी स्थिति के पीछे क्या कहानी हो सकती है और अतीत में उनके साथ क्या हुआ। अब सभी लोग अपने तरीके से कहानी बनाने लगते हैं, अपने अपने विचार साझा करते हैं। फर्नांडो पहले एक लड़की के पुतले को ध्यान से देखता है और फिर बताता है कि लगता है इस लड़की को जहर दिया गया है क्योंकि वह अपने पति के साथ है। इस घर में एक मेहमान आई थी। असल में वह एक महिला थी जो उस आदमी के साथ रिश्ते में थी जिसके घर में वह ठहरी थी, पर इस आदमी की पत्नी को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया और उसने उस महिला को जहर दे दिया। उस समय वह महिला हैरान होकर अपने प्रेमी की तरफ देख रही थी। फर्नांडो की ये कहानी सुनकर सबको बेहद खुशी हुई क्योंकि उन्हें ये कहानी पसंद आई, लेकिन राफेल ने इसे बेकार करार दिया और फिर अपनी एक नई कहानी सुनाई। राफेल ने कहा कि उस महिला को चांदी से एलर्जी है, इसलिए सभी ने चांदी का सामान पहना है, लेकिन इस महिला ने कांच की अंगूठी और लकड़ी की सोने की एक लड़ी पहन रखी थी। वह दूसरे आदमी की तरफ इसीलिए देख रही थी क्योंकि वह एक डॉक्टर था और उससे मदद मांग रही थी। जब वे डॉक्टर के कमरे में पहुँचे तो वहाँ मानव शरीर के चित्र रखे थे जो ये साबित करता था कि वह आदमी वास्तव में डॉक्टर था। लेकिन राफेल की कहानी उस महिला के चेहरे के भाव के साथ मेल नहीं खा रही थी। तभी जोआना, जो सबसे समझदार थी, ने कहा कि शायद ये महिला अंधी है, इसलिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। और जब उन्होंने उस महिला के दराज में देखा, जब वो चेक करते हैं तो उन्हें ब्लाइंड्स की बुक भी मिल जाते हैं जो दिखाता है कि आना की कहानी सही थी। इस तरह ये लोग इस राउंड को भी पार कर लेते हैं। चीफ इन सब घटनाओं को देख रहा होता है। फिर वो नई लेडी एम्प्लॉय से कहता है कि तुम इन सब पर ध्यान रखना, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। लेडी एम्प्लॉय चीफ पर नजर रखती है और देखती है कि वो स्लम एरिया में कपड़े बदल रहा है। चीफ भी कैमरे की ग्रीन लाइट देखकर समझ जाता है कि एम्प्लॉय उस पर ध्यान दे रही है, लेकिन एम्प्लॉय चीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाती। इसके बाद उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है, लेकिन मिशेल कहती है कि जोआना को बाहर निकाल दो क्योंकि वो समझदार थी और मिशेल के प्लान को नाकाम कर सकती थी। ये सुनकर जोआना राफेल की तरफ देखती है। जोआना को राफेल की सच्चाई मालूम थी, इसलिए राफेल जोआना का समर्थन करता है और फर्नांडो को बाहर निकालने के लिए कहता है क्योंकि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं
नहीं था, लेकिन फर्नांडो कहता है कि मैं ऑफशोर में ठीक हो सकता हूँ। इसके बाद ये लोग एक रिबन के जरिए किसी एक व्यक्ति को एलिमिनेट करने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि जिसके पास सबसे छोटा रिबन होगा वो बाहर जाएगा। सबसे छोटा रिबन जोआना के पास आता है, लेकिन कमरे से जाते समय जोआना एक आदमी का कॉइन चुरा लेती है और निकल जाती है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसे लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस न करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।